नमस्कार, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो इंडिया के इस कार्यक्रम में। और आज हम लोग जो बात करेंगे राजस्थान में चल रही कांग्रेस के उठापटक के बीच जो माहौल बन रहा है, जो सियासी पटल पर जो एक नई लकीर बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी और तमाम सियासी समीकरणों के बीच में, उसी के बीच में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रविंदर राणा जी। पूरे मेरठ और वेस्टर्न यूपी में अगर बात करें पत्रकारिता जगत में तो रविंदर राणा जी एक बहुत ही जाने पहचाने नाम हैं और पत्रकारिता के लिहाज से सीनियर भी हैं और तमाम राजनीतिक पहलुओं पर बहुत गहरी पैठ रखते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद त्रिनाथ जी, नमस्कार। सर, पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से राजस्थान में ये तमाम उठापटक चल रही है, तमाम चीज़ें चल रही हैं, इसको आप किस पहलू से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? आखिर क्या ये जो नए तरीके की जो राजनीति गढ़ी जा रही है, इसके पीछे की चाल क्या मानते हैं? देखिए त्रिनाथ जी, डेमोक्रेसी में एक जनता के पास अधिकार होता है कि राजनीतिक दल या वो लोग जो निर्दलीय भी हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, वो इलेक्शन फाइट करते हैं, विन करते हैं और उसके आधार पे वो अपने नेता का चुनाव करते हैं और वो मुख्यमंत्री का गठन होता है या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जब जनता अपना मत दे देती है तो मत देने के बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने तरीके से अपनी निष्ठाएं बदलते हैं, दल बदलते हैं, अपने स्वार्थों के हिसाब से सरकारें गिराई जाती हैं, बदली जाती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का खेल चलता है इस सब के पीछे और ये लगातार चलता है। इसमें लगभग सारे ही दल इस देश के शामिल हैं और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक परंपरा नहीं है, क्योंकि जनता ने जिसको चुना, जिसको सरकार में बिठाया, जिसको बहुमत दिया, इसलिए दिया कि वो शासन चलाए 5 साल। अगर बीच में उसकी सरकार को कोई पलटता है खरीद फरोख्त के जरिए तो ये एक ख़राब परंपरा है और ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। अच्छा, एक जो अभी राजस्थान में जिस तरीके का सियासी समीकरण बना है, जैसे पहले जो है इससे पहले मध्य प्रदेश में हुआ, वहाँ पर कमलनाथ की सरकार को हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया, जमींदोज़ कर दिया गया। एक शिवराज सिंह चौहान जी को वहाँ का दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया, एक तरीके से उनको वो मामा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल यही है कि राजस्थान का जो मामा बनने वाले हैं वो कौन हो सकते हैं? देखिए, बहुत संभव है कि बीजेपी सचिन पायलट को तोड़ ले, जिस तरह की बातें अभी तक चल भी रही हैं। हालांकि ये अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सियासत में सब कुछ संभव है। और जिस तरह की पॉलिटिक्स इस समय चल रही है वो ऐसी है कि उसमें कोई भी दल और कोई भी नेता ज़मीन पे संघर्ष करके, जनसंगठन तैयार करके राजनीति करना नहीं चाहता। उसका मकसद होता है किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना। और हमने कंट्राडिक्शन देखा ही है, जिस समय कांग्रेस की सरकार बनी दोनों प्रदेशों में, तो कैसे वहाँ सिंधिया के बीच में और कमलनाथ के बीच में जंग हुई कि किसको सीएम बनाया जाए। राजस्थान में ऐसा ही गहलोत और पायलट के बीच में हुआ। तो इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पायलट नई उम्र के नेता हैं और वो इस महत्वाकांक्षा में आ जाएं कि बीजेपी उनको तोड़ ले, तो संभव है, हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जैसा आपने कहा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को कोई घाटा नहीं है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने में, क्योंकि बीजेपी की निगाह अल्टीमेटली कास्ट पॉलिटिक्स पे होती है। हालांकि बीजेपी इस बात को डिनाई करती है कि वो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं बेसिकली। लेकिन वो कास्ट इक्वेशंस मैनेज करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो अगर वो पायलट को सीएम बनाते हैं राजस्थान का तोड़ करके, तो एक कास्ट को मैनेज करने में उनको बेनिफिट मिल सकता है, ये नज़रिया हो सकता है। पायलट का दावा ये है कि 30 जो विधायक हैं वो उनके साथ हैं। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल जो उनका दावा है कि 30 विधायक उनके साथ हैं, जिसमें कांग्रेस के लगभग 20 विधायक हैं और अन्य पार्टियों के भी विधायक उसमें शामिल हैं। तो अगर इस तरीके की जो बातें हैं वो बन जाती हैं बीजेपी के साथ, कांग्रेस इस समय 107 विधायक प्लस लगभग अन्य विधायकों को मिलाकर के 125 सीट के साथ अभी तक वहाँ पर सरकार में चल रही है, जो गहलोत जी की सरकार चल रही है। इसमें से अगर 30 विधायकों को हम माइनस कर देते हैं तो जो आंकड़ा निकल के आता है उसमें फिर बहुमत के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम रस्साकसी करनी पड़ेगी। आप क्या मानते हैं कि क्या 70 विधायकों के साथ थोड़े से और विधायकों की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं? देखिए, विधायकों को मैनेज करना किसी सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता है। और जैसा मैंने कहा, ये दौर ऐसा है कि इसमें अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं
बहुत सारी पार्टियां पैसे लेकर टिकट देती हैं, करोड़ों रुपए में विधायक चुना जाता है, प्रचार में मोटा पैसा खर्च होता है, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करना होता है। अब वो दौर तो है नहीं पुराने ज़माने वाला, तो विधायक सोच सकता है कि अगर उसको 20 करोड़ रुपया एक साथ मिल रहा है, 10 करोड़ रुपया एक साथ मिल रहा है, तो उसको चेंज करने में क्या दिक्कत है, या मंत्री पद का एक ऑफ़र उसको मिल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें संभव हैं और हमने देखा कि कई बार ऐसी बातें पहले सामने आई भी हैं कि करोड़ों करोड़ों में खरीद फरोख्त की बात चल रही है। जिला पंचायत के छोटे इलेक्शंस में ही करोड़ों में खरीद फरोख्त होती है। हॉर्स ट्रेडिंग का जो खेल अभी तक चल रहा था, उसमें राजस्थान सरकार की जो एसओजी है उसने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई सारे नेताओं को नोटिस जारी करके बुलाया था बयान दर्ज करने के लिए। इसी बात पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में रार ठन गई और ये रार इतनी लंबी ठनी कि पिछले 24 घंटे से सचिन पायलट दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के आला कमान से न मिलना कांग्रेसियों के मन में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। और आज सुबह से जो खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि पायलट अपना हवाई जहाज़ लेकर बीजेपी के दफ्तर में लैंड कर जाएं। कितनी उम्मीदें आपको लग रही, 100 में से कितने परसेंटेज देना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसा मैंने कहा कि क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है सियासत। कब क्या हो जाए, कब कौन पाला बदल दे, कब कौन किसका तख्ता पलट कर दे, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पायलट दोनों तरह से फ़ायदे में हैं। फ़िलहाल जो कंट्राडिक्शन उभरा है, तो कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर भी एक दबाव बना है कि वो कहीं ना कहीं पायलट को गंभीरता से कंसीडर करे एज ए सीएम। और अगर वो ऐसा करते हैं तो गहलोत को मैनेज करना एक उनके सामने चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी फिर गहलोत को अपनी तरफ तोड़ करके ये गेम कर सकती है। तो ये बीजेपी के लिए भी मतलब दोनों तरफ खुला है उनके सामने इस समय विकल्प, वो कर सकते हैं कुछ भी गेम। अच्छा, एक बड़ा इसमें जो कंक्लूजन निकल के ये भी आ रहा है कि क्या जिस तरीके से राजस्थान मध्य प्रदेश में हुआ, सिंधिया जी का, ज्योतिरादित्य जी का चला जाना, इसके बाद अब इसी तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट का इस नए तरीके का ये प्रयोग करना, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस युवाओं पर अपना जो है भरोसा कम जता रही है? देखिए, ये संघर्ष सभी दलों में है, यूथ का और पुरानी लीडरशिप का। बीजेपी इस संघर्ष से जूझ रही है लगातार, कांग्रेस इस संघर्ष से जूझ रही है। दिक्कत क्या है कि भारतीय राजनीति में मैंने जो कहा कि संगठन बना करके जनता के मुद्दों पर लड़ना, सरकार के खिलाफ जनता की आवाज़ उठाना और सरकार को बाध्य करना जनता के हक में कानून बनाने के लिए, काम करने के लिए, ये परंपरा ख़त्म होती जा रही है। विपक्ष 5 साल सत्ता से बाहर रहता है, वो एंटी इनकम्बेंसी के वजह से सत्ता में आने का इंतजार करता रहता है। उसको लगता है कि सत्ताधारी दल के खिलाफ जो माहौल बनेगा उससे वो दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कम हुई है और नौजवानों का जो रुझान है, उनका जो स्पेस है, वो भी लगातार कम हुआ है दलों में। तो धन बल का, बाहुबल का जो इस्तेमाल राजनीति में बढ़ा है, उससे अच्छे लोगों के लिए आगे बढ़ के सियासत को पेशा चुनने के तौर पर समस्याएं बढ़ी हैं, जटिलताएं बढ़ी हैं। एक और जो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, और वो शायद वो पूरे कांग्रेस के लिए ही भी हो सकता है, वो ये है कि राहुल गांधी जी इतने दिनों से कांग्रेस को नेतृत्व दे रहे हैं। भविष्य में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस को आप कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, कांग्रेस इस समय मुश्किल में है और बीजेपी आखिरी लिमिट तक जाकर के कांग्रेस को डैमेज करने की तैयारी में जुटी हुई है ज़बरदस्त तरीके से। और चूंकि जहां सरकारों में होता है, आपने देखा होगा पिछले दिनों की जब यूपी का बस वाला इशू चला था, तो राजस्थान से बसें मैनेज हुई। यानी जब कोई दल किन्हीं स्टेट्स में सत्ता में होता है तो उसके पास एक पावर सपोर्ट, मनी सपोर्ट होता है। तो बीजेपी उसी सपोर्ट को तोड़ देना चाहती है अल्टीमेटली। बीजेपी में उन्होंने सरकार बदल दी है, राजस्थान में भी अगर वो गिरा देंगे सरकार, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, संगठन बनाने की, संगठन खड़ा करने की चुनौतियां हैं, सत्ता पक्ष की खामियों को उजागर करने की चुनौती है। और जिस तरह की ताकत आज के दौर में बीजेपी के सामने है, बीजेपी के पास है, उस ताकत से लड़ना एक बड़ी चुनौती है वाकई इनके लिए। एक सवाल इसमें और निकल के आता है, जैसे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है, इसको आप जिस तरीके से लोग चाणक्य कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को चाणक्य कहते हैं लोग राजनीति का, तो क्या आप वाकई उनको चाणक्य मानते हैं या पावर का दुरुपयोग? देखिए, इसको किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। कुछ लोग एक तर्क दे सकते हैं कि इसी तरह के काम जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, तो
उसने भी किए, उसने भी सरकारों को बर्खास्त किया, बदला, गिराया। तो ये तर्क दिए जा सकते हैं, बीजेपी के लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेसी में हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। कांग्रेस ने कुछ खराब काम किए होंगे तभी पार्टी विद डिफरेंस के नारे के साथ बीजेपी सत्ता में आई। अगर बीजेपी भी कांग्रेस की राह चलेगी, वही काम करेगी जो कांग्रेस ने किया, और फिर जस्टिफाई करके कहेगी कि साहब वो भी तो ऐसा कर रहे थे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप में और उनमें फ़र्क कहाँ रहा? तो जनता इसको कंसीडर करेगी, तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। युवाओं को खासकर इस राजनीति में, कांग्रेस की पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी की या अन्य जितने भी राजनीतिक दल हैं, खासकर अभी जैसे बिहार में चुनाव आने वाले हैं, उसमें आप देख लीजिए युवाओं को जहां तरजीह दी जा रही है, वहीं युवाओं के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अन्याय ज़रूर हो रहा है। इसलिए युवा इतना बागी और तीक्ष्ण होता जा रहा है। बहरहाल जो मध्य प्रदेश की जो हालात थे, ठीक उसी हालात पर राजस्थान के जो सियासी समीकरण हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं, और ऐसे में हम लगातार अपडेट्स आप लोगों को देते रहे हैं, चाहे वो वीडियो न्यूज़ के ज़रिए रहा हो, चाहे आपको वेब पोर्टल के ज़रिए रहा हो। तमाम सारी जानकारियों से हम लोग आपको अवगत कराते रहे हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी न किसी एक नए टॉपिक पर नए बहस के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।